एक निर्जन ताओवादी मंदिर में एनसिया को उठाया गया है और प्रशिक्षित किया गया है क्योंकि उसे एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया गया था। एक दिन उसके गुरु ने उसे मंदिर में हर दूसरे साधु से लड़ने के लिए कहा ताकि यह तय किया जा सके कि कौन छोड़ेगा, क्योंकि वे अब सभी को नहीं खिला सकते। एनसिया अपने सभी साथी भिक्षुओं को आसानी से हरा देता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए जीतना छोड़ने के बराबर होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह अंततः इतना मजबूत है कि उसे अब और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसके गुरु को लगता है कि यह एनसिया के लिए यह देखने का समय है कि वास्तविक दुनिया कैसी है। जब एनसिया अंत में शहर में पहुंच जाता है तो वह इससे अभिभूत हो जाता है और जल्दी से परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि सड़क कैसे पार करनी है। अपने मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करके वह कारों को चकमा देता है और थोड़ा बहुत दिखावा करता है, जिससे उसे भीड़ की प्रशंसा मिलती है। उनमें से एक उस पर एक सिक्का भी उछालता है, लेकिन यह भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है और जब तक रात होती है एनसिया भूख से मर जाती है। जब वह डॉक्टर तसुई को खाने के पैकेज के साथ एक रेस्तरां से निकलते हुए देखता है तो एनसिया उससे इसे चुराने का फैसला करता है, जिससे तसुई अपनी साइकिल पर पूरे शहर में उसका पीछा करना शुरू कर देती है। आखिरकार वे नदी पर पहुंच जाते हैं और जबकि एनसिया समय से पहले रास्ते से हट जाता है, तसुई पानी में गिर जाता है। एनसिया उसे बचाने में नहीं हिचकिचाती है और धन्यवाद के रूप में तसुई उसे खाना खाने देती है। वह एनसिया को मनोरंजक और शुद्ध आत्मा भी पाता है, इसलिए वह उसे अपना प्रशिक्षु बनाने के लिए उसे वापस अपनी फार्मेसी में ले जाने का फैसला करता है। डॉक्टर अपनी पत्नी श्रीमती तसुई के साथ रहता है, जो अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने देवर के साथ घूमना पसंद करती है। कम से कम वह एनेक्सिया की उपस्थिति के बारे में शिकायत नहीं करती है और इसे पसंद भी करती है जब एनसिया भोजन के दौरान अपनी हरकतों से जुड़े का मनोरंजन करती है। डॉक्टर तसुई अपनी फार्मेसी में दवा बेचते हैं, लेकिन रोगियों को भी देखते हैं और एनसिया सीखता है कि दोनों के साथ उसकी मदद कैसे की जाए। उनका मार्शल आर्ट कौशल तब काम आता है जब दर्द में लोगों का ध्यान भटकाने की बात आती है, खासकर रोते हुए बच्चों की। प्रत्येक दिन के अंत में डॉक्टर तसुई उनकी मदद के लिए एनसिया का भुगतान करते हैं, लेकिन उनकी कमाई का आधा हिस्सा उनके भाई दाओरोग से लव टॉनिक खरीदने में चला जाता है, जिसका व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। एक दोपहर तसुई को पता चलता है कि दाओरोग ने दुकान को एक कीमती अंगूठी के मूल्य पर बेच दिया है, जिससे तसुई क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उनकी दोनों दुकानें एक पारिवारिक विरासत थी। हालांकि दाओरोग को परवाह नहीं है और वह तसुई को याद दिलाता है कि उसने एक महिला के लिए संन्यास छोड़ दिया था, इसलिए वह ठीक से बात नहीं कर सकता। डॉक्टर तसुई आवेश में दुकान से चले जाते हैं। इस प्रकार एनसिया स्पष्टीकरण मांगने के लिए उनके पीछे जाती है। यह पता चला है कि डॉक्टर तसुई एनसिया की तरह ही एक मंदिर में एक भिक्षु हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला को प्रार्थना करते हुए देखा और उसे नोटिस करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया। आखिरकार वह महिला श्रीमती तसुई बन गई और साधु ने डॉक्टर बनने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और कड़ी मेहनत करके उसका भरण पोषण किया। तसुई के नियमित रूप से लव टॉनिक खरीदने का एकमात्र कारण अपने भाई को उसके कर्ज में मदद करना था, लेकिन जाहिर है कि दाओरोग को कड़ी मेहनत की परवाह नहीं है। बाद में शाम को एनसिया एक अजीब शोर सुनता है और तसुई के कमरे में एक नजर डालने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि युगल बिस्तर में फुर्तीले हो रहे हैं। जब वे काम पूरा कर लेते हैं तो डॉक्टर अपनी पत्नी से साझा करता है कि वह अपने भाई के भविष्य के बारे में कितना चिंतित है, लेकिन वह उसे फिर से एक सिक्का देने से मना कर देता है। वह श्रीमती सुई से यह भी वादा करता है कि उसे पैसे के बारे में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास अलमारी के पीछे की दीवार पर बचत का एक गुच्छा छिपा हुआ है। अगले दिन एनसिया तसुई के लिए और अधिक लव टॉनिक लेने जाता है, लेकिन जब वह दुकान पर पहुंचता है तो उसे शोर सुनाई देता है, जो इंगित करता है कि श्रीमती तसुई अपने भाई के साथ डॉक्टर को धोखा दे रही है। वह इसके बारे में डॉक्टर को नहीं बताता, लेकिन वह बाद में श्रीमती तसुई से भिड़ जाता है। फिर भी श्रीमती तसुई उसे केवल अपने व्यवसाय से बाहर रहने के लिए कहती है। कुछ समय बाद दाओरोग श्रीमती तसुई से अपने ऋणों के बारे में और चीजों को समाप्त करने के बारे में उनके विचार के बारे में रोता है, जो श्रीमती तसुई को मदद करने के लिए राजी कर लेता है। दाओरोग उसे डॉक्टर के लिए एक मजबूत किस्म का लव टॉनिक भी देता है। जब वह घर लौटती है, श्रीमती सुई दीवार से बचत चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। यह सोचते हुए कि एनसिया ने उससे पहले ही सब कुछ बता दिया है, श्रीमती तसुई दाओरोग की स्थिति के बारे में समझाती है, लेकिन यह भी कसम खाती है कि यह अब खत्म हो गया है और वह उसे दोबारा नहीं देख पाएंगी। कुछ समय बाद रात के मध्य में एनसिया चिल्लाती हुई सुनती है। यह श्रीमती तसुई है जिसने डॉक्टर को उस पर मरवा दिया था जबकि वे प्रफुल्लित होने की कोशिश कर रहे थे। अपने मालिक को अलविदा कहते हुए एनसिया को याद है कि डॉक्टर ने उससे वादा किया था कि वह कभी भूखा नहीं रहेगा और वह दुकान संभालने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यह उसे खाली टॉनिक बॉक्स खोजने की अनुमति देता है, जो उसे संदिग्ध बनाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद दाओरोग को कोई शर्म नहीं है और वह व्यक्तिगत रूप से श्रीमती तसुई को लेने आता है और वे दोनों एनेक्सिया को अनदेखा करते हैं जब वह उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें पारंपरिक 7 दिनों के शोक का सम्मान करना चाहिए। दाओरोग और मिसेज तसुई नाव की सवारी पर निकलते हैं। इस दौरान श्रीमती तसुई को भी यह अजीब लगता है कि दाओरोग उदास नहीं है। तब उसे पता चलता है कि दाओरोग ने टॉनिक में जहर डाल दिया है और यह एक तर्क को ट्रिगर करता है, जो नाव को हिलाता है और एक रिसाव का कारण बनता है। बचना असंभव है क्योंकि वे अंदर बंद हैं और जब वे डूबने वाले होते हैं तो एनसिया उन्हें बचाने के लिए प्रकट होता है। हालांकि एनसिया अभी भी इस बात से नाराज है कि उन्होंने डॉक्टर के साथ क्या किया और झिझक का एक पल ही काफी है उसके लिए नाव चूक जाने के लिए।
अपराध बोध से अभिभूत एनसिया अपने पापों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर की ओर भागता है और मठाधीश रिसोग द्वारा पाया जाता है, जो एनसिया को बुद्ध के लिए घुटने टेकता है ताकि उसे हत्या के लिए दंडित किया जा सके। बौद्ध परंपरा का पालन करते हुए एनसिया अपने घुटनों पर 7 दिन तब तक बिताता है जब तक वह मर नहीं जाता। अभी भी अनिश्चित है कि उसने जो किया वह सही था या गलत। जब एनसिया दुकान पर लौटता है तो उसकी मुलाकात झाओ से होती है, जो दरवाजे पर ताला होने के बावजूद अंदर जाने में सफल हो जाता है। वो एक मार्शल आर्ट छात्र है जो दीवारों के माध्यम से चीजों को नष्ट करने में सक्षम एक विशेष तकनीक का उपयोग कर सकता है, और वह दुकान पर अपने मालिक के लिए कुछ दवा खरीदने आया है जिससे वह बाद में लड़ेगा। एनसिया इस शक्तिशाली तकनीक से बहुत प्रभावित है और बिक्री करने के बाद वह अपने मास्टर पेन से लड़ने के लिए झाओ का गुप्त रूप से पीछा करता है। दोनों पुरुष बहुत कुशल हैं और झाओ पेन द्वारा ताने मारने पर भी शांत रहने का प्रबंधन करता है, लेकिन अंत में पेन वैसे भी अपने छात्र की पिटाई करता है। झाओ हार मानने से इनकार करता है और विशेष तकनीक का उपयोग करके अंतिम हित को उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सामान के साथ करता है, लेकिन यह उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह अपनी पीठ के पीछे अपने मास्टर की तकनीक का अभ्यास कर रहा है। पेन को कोई आपत्ति नहीं है और वह मानता है कि झाओ अपने बेटे से अधिक कुशल है, इसलिए वह अपने स्कूल के नेतृत्व को विरासत में प्राप्त करेगा। खुश झाओ अपना रास्ता बनाना शुरू करता है, लेकिन वह अचानक फर्श पर गिर जाता है क्योंकि पेन ने उसे धोखा देने के लिए सही समय का इंतजार किया था और अपनी चोरी की तकनीक का बदला लेने के लिए और अपने बेटे को अपने उत्तराधिकारी के रूप में रखने के लिए उसे अपनी छतरी से मार डाला। अगले दिन पेन का बेटा किसी अपने पिता के लिए कुछ दवा लेने के लिए एनसिया की दुकान पर आता है। उसके पास कुछ मांस भी है जिसे वह ठीक से पकाना पसंद करेगा और एनसिया दोपहर के भोजन के बदले अपनी रसोई साझा करना स्वीकार करता है। जब स्टू तैयार हो जाता है, लड़ाई के बारे में सभी विवरण साझा करने के बाद ही क्यूजे एनसिया को खाने देता है। चीजें अजीब हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि मांस में एक विशेष जहर है जो उन्हें मतिभ्रम बनाता है और उनके चेहरे सूज जाते हैं, और एनसिया द्वारा श्रीमती सुई के भूत को देखने के बाद वह तय करती है कि उन्हें भूलने के लिए नशे में हो जाना चाहिए। चूंकि उनके पास पैसा नहीं है, चिंता और किसी दान पेटी चुराने के लिए मंदिर जाते हैं। जियू बॉक्स की रक्षा करने वाला भिक्षु है और जल्दी से उन्हें एक लड़ाई में हरा कर सबक देता है जो उनके सिर को जमीन पर रखकर समाप्त होती है। किसी डर के मारे भाग जाता है, लेकिन एनसिया माफी मांगने के लिए रुक जाती है और जियू को अपना मालिक बनने के लिए कहती है, लेकिन जियू उसे ठुकरा देता है। अगली सुबह किजी पेन को बताता है कि क्या हुआ था, और पेन को तुरंत पता चल जाता है कि वह वही जियू रहा होगा जब वे छोटे थे और उससे एक तकनीक चुराई थी। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब एनसिया दवा का ऑर्डर लेकर आती है और किसी के जल्दी से उसे बाहर निकालने के बाद वह अपने पिता को समझाता है कि वह एनसिया ही था जिसने उसे मंदिर के बारे में बताया था। अब पेन सोचता है कि एनसिया और जियू एक साथ काम कर रहे हैं। इस बीच एनसिया ने अपनी चीजें पैक की और मंदिर में लौटने से पहले अपनी वेदी पर डॉक्टर को अलविदा कहा और जियू से उसे फिर से प्रशिक्षित करने के लिए विनती की। एनसिया दिखाना शुरू करता है कि वह क्षेत्र में झाड़ू लगाने से उपयोगी हो सकता है, लेकिन जियू उससे झाड़ू लेता है और उसे वापस देने से पहले उसे अपनी विशेष सफाई तकनीक दिखाता है, समझाता है कि सफाई भी ध्यान में एक अभ्यास होना चाहिए। कुछ समय बाद एक लड़की एनसिया के पास यह कहते हुए पहुंचती है कि उसके भाग्य ने भविष्यवाणी की है कि वह अपने उद्धारकर्ता से मंदिर में मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा पैदा करना है और एनसिया ने उसे एक रास्ता खोजने में मदद करने का वादा किया है। शाम को एनसिया सलाह के लिए रिसोग से मिलने जाती है और वे दोनों अपने हेडस्पेस में मिलने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रिसोग एनसिया को मंदिर के एक गुप्त कमरे के बारे में बताता है जहां पुरुष महिलाओं को गर्भवती करने के लिए ले जाते थे और उन्होंने इसे बचाने के लिए कुछ समय पहले इसे बंद कर दिया था। एनसिया को यकीन नहीं है कि रुसोन को यह मनोरंजक क्यों लगता है, लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे कमरे की चाबी मिलती है। बाद में एनसिया लड़की को कमरे में ले जाती है और अंत में महसूस करती है कि उनके लिए फुर्तीली होने की जगह है। उनके साथ एक अद्भुत रात है, लेकिन लड़की उसे अपना नाम नहीं बताएगी क्योंकि वे एक दूसरे को फिर से नहीं देख सकते। बाद में जियू के साथ इस अनुभव को साझा करने के बाद एनसिया बदले में उससे उसकी कहानी मांगती है। जियू बताते हैं कि जब उनके पुराने गुरु की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी अब स्ट्राइक तकनीक उन्हें दी और उन्हें स्कूल का उत्तराधिकारी बना दिया क्योंकि उनका बेटा पेन काफी अच्छा नहीं था। पेन गुस्से में था और शियू से तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह स्कूल से भाग नहीं गया, और आजकल जियू अपने सही मालिक को कुछ वापस करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। उनकी बातचीत अचानक पेन द्वारा बाधित हो जाती है, जो अपने पिता की तकनीकों के साथ गुप्त मैनुअल मांगने आया है। जियू बताते हैं कि इस तरह का कोई मैनुअल कभी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक नोटबुक में वह सब लिखा है जो वह जानते थे कि आखिरकार वे पेन को उनकी असहमति को पूरा करने के लिए दे सकते हैं। पेन मैनुअल को पकड़ लेता है और इसे रसोई की आग में फेंक देता है, जिससे एनसिया इसे वापस पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन पेन जल्दी से उसे मारने के लिए कूद जाता है। जियू नहीं चाहता कि चीजें हिंसक हो जाएं और वह पेन से माफी मांगता है कि इतने साल पहले वह भाग गया था। अब वह समझता है कि उसे रुकना चाहिए था ताकि वे एक साथ सीख सके। वो भी सम्मान में झुकना चाहता है, लेकिन पेन अभी भी नाराज है और लड़ाई शुरू कर देता है। उनकी कुंग फू तकनीकें मंदिर के कई हिस्सों को नष्ट कर देती हैं और जियू को पेन को उस पर भी हमला करने से रोकने के लिए एनसिया को कई बार रास्ते से हटाना पड़ता है। अपने छात्र को बाहर ले जाने के लिए जियू को इतनी तेजी से आगे बढ़ते देखकर पेन लड़ाई छोड़ देता है और मंदिर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं वह प्रकट करता है कि वह सिर्फ नाटक कर रहा था और दीवार के माध्यम से हमला करने के लिए अपनी विशेष तकनीक का उपयोग करता है।
एक मूर्ति फट जाती है और छोटे टुकड़े जियू के पीछे चले जाते हैं, जो अपने झाड़ू को पकड़ लेता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके पत्तियों का बवंडर बनाता है जो ढाल के रूप में कार्य करता है। पेन को लगता है कि वह जीत गया और जांच करने के लिए वापस अंदर आता है। जियू को उस पर कूदने और लड़ाई को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। जब पेन फिर से अपनी विशेष तकनीक का उपयोग करने वाला होता है, जियू देखता है कि पूर्णिमा बाहर है और अपनी ऊर्जा का उपयोग एक फव्वारे से पानी को नियंत्रित करने और अपने दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए करता है। पेन का हमला हालांकि पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ है, इसके बजाय यह धारा को दो में तोड़ देता है और एक ही समय में दोनों पुरुषों को मारता है। पेन बचने के लिए मौके का उपयोग करता है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है वह बाहर निकल जाता है। काजी दराज में दवाई देखने के लिए भागता है और उसके बगल में एक बंदूक पाता है। अब जब वह अपने पिता की देखभाल करता है तो हथियार की याद उसके दिमाग से नहीं जाती है। इस बीच अनेक्सिया अंत में जियू को अपनी तकनीकें सिखाने के लिए मना लेता है। हालांकि अभी के लिए वे प्रकृति की शक्तियों के पीछे के सिद्धांत से शुरू करते हैं। धन्यवाद के रूप में एनेक्सिया ने खुलासा किया कि उसने नोटबुक को आग से बचाया और जियू को वापस कर दिया। बाद में जब एनेक्सिया बिस्तर पर होता है तो उसे मंदिर में कुछ गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और वह बाहर दौड़ता है। तभी पता चलता है कि जियू को गोली मार दी गई है। एक मरता हुआ जियू चा नाम के किसी व्यक्ति को आखिरी बार देखना चाहता है और उसे नोटबुक देना चाहता है, लेकिन एनेक्सिया को नहीं पता कि वह कौन है और इसके बजाय जियू को रूसोव देखने के लिए ले जाता है। भिक्षु जियू को सिखाता है कि यह कर्म का परिणाम है और अब जब जियू अंततः समझ गया कि चक्र कैसे बंद हो गया है तो उसकी आत्मा अपने दोस्त चा को अपने दिल में देखकर शांति से निकल जाती है। इस बीच पेन को पता चलता है कि यह उसका बेटा था जिसने जियू को गोली मारी थी। कुछ दिनों बाद एनेक्सिया शहर जाता है क्योंकि उसे पता चला है कि चा स्थानीय थिएटर में एक कलाकार बन गया है। शो खत्म होने के बाद एनेक्सिया चा को बताती है कि क्या हुआ था, लेकिन यहाँ तक जब चा मंदिर जाता है और खून से सने कपड़ों को देखता है तो वह इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है, खासकर जब से जियू ने पहले कभी छात्रों को नहीं लिया। एनेक्सिया अपनी कहानी साबित करने के लिए अधिक विवरण साझा करता है और बदले में चा बताते हैं कि कुंग-फू स्कूल में शामिल होने से पहले वह जियू से मिले थे। उनमें से 2 एक साथ सेना में थे और उस समय चा सिर्फ एक कलाकार थे जो वापसी से गुजर रहे थे। जब उसकी पहली लड़ाई शुरू हुई तो वह डर के मारे भाग गया, लेकिन जियू उसके पीछे आया और युद्ध के दौरान उसकी मानसिक शांति बनाए रखने में उसकी मदद की। चा अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है और एनेक्सिया उसे बताता है कि शायद पेन ने उसे मारा था। चा को अभी भी एक और शो पूरा करना है, लेकिन वह इसे रद्द करने के लिए मंच पर आता है। यह पुलिस आयुक्त लिरेन को गुस्सा दिलाता है, जिसने अपनी प्रेमिका के लिए अच्छी सीटों के लिए अतिरिक्त भुगतान किया था और अब वह इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। चा के लिए पुलिस के एक झुंड को पीटना अविश्वसनीय रूप से आसान है और जब लिरेन उसे गोली मारने की कोशिश करता है, चा गोली को चकमा देने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उसे भी हरा देता है। अगले दिन लिरेन एक साथ बदला लेने के लिए पेन के संपर्क में आता है। लिरेन पेन को गिरफ्तार करने का नाटक करता है और चा को फोन करके सूचित करता है कि जियू का हत्यारा पकड़ लिया गया है, इसलिए चा कल आने के लिए स्वतंत्र है जब वे उसे जेल में स्थानांतरित करेंगे। चा स्वीकार करते हैं और पेन और लिरेन अपने आदमियों को एक जाल के लिए तैयार करते हैं। शाम को चा और एनेक्सिया चा के भाले को जियू की रक्तरंजित शर्ट से आशीर्वाद देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। चा बताते हैं कि उन दोनों के वर्षों तक प्रकृति में प्रशिक्षित होने के बाद जियू ने घोषणा की कि यह उनकी गुफा को छोड़ने और चा के मंच पर लौटने का समय है, क्योंकि जीवन को प्रकृति और आनंद के बीच एक संतुलन होना था और चा का इरादा जीवित रहने का है उन शब्दों से। अगले दिन लिरेन और किसी पेन के साथ कार में रहते हैं, जबकि उनके आदमी घात लगाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन चा और एनेक्सिया के लिए एक साथ काम करना और सेकंडों में उन सभी को हरा देना आसान है। फिर चा कार के पास आता है और पेन से आमने सामने की लड़ाई के लिए पूछता है, जो 2 पुरुषों के मन में एक दूसरे से लड़ने के साथ शुरू होती है। उनके कौशल काफी करीब हैं, लेकिन पेन धोखा देता है और अपने एक आदमी से चा पर हमला करवाता है, जबकि उसकी आंखें बंद हैं, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया है। यह जियू को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो अपने भाले से एक विशेष हमले के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करने के लिए बहुत ऊंची छलांग लगाता है, जो पेन को बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे एक पेड़ से टकरा देता है। चा पूछता है कि क्या उसने वास्तव में पेन को मार डाला और पेन का कहना है कि उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए ऐसा किया। अचानक किसी बंदूक के साथ दिखाई देता है और कबूल करता है कि यह वही था, जिसके कारण एनेक्सिया ने उसे कई बार मारा और शूटिंग के बारे में सोचते हुए उसे हथियार ले लिया। किसी बताते हैं कि जियू ने उसे देखा था, फिर भी कभी उसका नाम नहीं बताया, जो साबित करता है कि वह बदला लेने के इस चक्र को समाप्त करना चाहता था। ये शब्द पेन को चा के भाले को पकड़ने और चीजों को खत्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने बेटे के बदले में अपने जीवन की पेशकश करते हैं ताकि नई पीढ़ी अपने अतीत में नफरत के बिना शुरू कर सके। उस समय लिरेन चा को दूर भगाने से पहले पैर में गोली मार देता है, जिससे एनेक्सिया और किसी उसके पीछे जाने के लिए प्रेरित होते हैं। एनेक्सिया अपनी छलांग के साथ कार को रोकने में विफल रहता है, लेकिन जब लिरेन खराब मोड़ लेता है तो वह चा को अपने भाले के साथ पाता है, जिसका उपयोग वह कार को पानी में भेजने और उसमें विस्फोट करने के लिए करता है। बाद में एनेक्सिया जियू के साथ पहाड़ों पर लौटता है, जहां उसने अपने जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का अनुभव करने के लिए धन्यवाद देते हुए अपना प्रशिक्षण पूरा किया। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।